द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो ऊपर से देखने में बिल्कुल अलग-अलग लगते हैं। एक तरफ ईरान की सड़कों पर विरोध, दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर के दबदबे को मिलती चुनौती और और फिर विज्ञान का एक ऐसा रहस्य जो दिमाग ही घुमा देता है। जी, और आज हम इन्हीं अलग-अलग धागों को एक साथ बुनने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश, और वो तस्वीर है स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने की। चाहे वो ईरान के लोग हों जो अपने शासन को चुनौती दे रहे हैं, या फिर दुनिया के देश जो डॉलर के राज को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, या फिर पानी का एक ऐसा गुण जो भौतिकी के नियमों को ही चुनौती देता है। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। शुरुआत ईरान से करते हैं। जरूर। खबरें बता रही हैं कि दिसंबर से जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं वो अब काफी गंभीर हो गए हैं। 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और पहली नजर में इसकी वजह आर्थिक संकट ही लगती है। हाँ, ईरान की करेंसी रियाल, उसकी कीमत तो डॉलर के मुकाबले एक साल में आधी से भी कम रह गई है। और इसका सीधा मतलब है कि महंगाई आसमान पर है। लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक जंग बन गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ आर्थिक तंगी की बात है? बिल्कुल नहीं। आर्थिक तंगी हमेशा बारूद का काम करती है, पर चिंगारी कहीं और से आ रही है। अच्छा। अगर हम ईरान के हाल के सालों को देखें तो ये एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। 2017, 2019 और फिर 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए वो बड़े प्रदर्शन। हाँ, हर बार ट्रिगर अलग था। कभी पेट्रोल की कीमत है, कभी अनिवार्य हिजाब, लेकिन इन सब के मूल में एक ही बात है। 1979 में आई क्रांति के बाद जो शासन बना, उस पर से लोगों का भरोसा लगातार खत्म हो रहा है। मतलब ये गुस्सा आज का नहीं है, इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। जी, और इसे समझने के लिए हमें 1979 की उस इस्लामिक क्रांति पर जाना होगा, जिसने ईरान की पहचान ही बदल दी। यहाँ बात असल में दिलचस्प हो जाती है। हाँ, 1979 की क्रांति ने अमेरिका समर्थित शाह रजा पहलवी के शासन को उखाड़ फेंका था। उन पर आरोप था कि वो देश के संसाधन बेच रहे थे। सबसे बड़ा आरोप यही था कि वो ईरान के प्राकृतिक संसाधनों, खासकर तेल और गैस, को अमेरिकी कंपनियों के हाथों कौड़ियों के भाव बेच रहे थे। लोगों में ये भावना घर कर गई थी कि शाह का शासन ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के हितों के लिए काम कर रहा है। और इसी गुस्से ने क्रांति को जन्म दिया। और क्योंकि नई सरकार अमेरिका विरोधी थी, वहीं से दोनों देशों के बीच दुश्मनी की नींव पड़ी, जो आज तक कायम है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों का एक लंबा सिलसिला शुरू कर दिया। और इन प्रतिबंधों के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा बहाना क्या रहा है? ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी के उल्लंघन का आरोप लगाता है। एनपीटी, जिसे परमाणु अप्रसार संधि भी कहते हैं। जी। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान इस संधि का हस्ताक्षर करता है, लेकिन एक दलील ये भी दी जाती है कि अमेरिका का डर सिर्फ तेल को लेकर नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र में एक और परमाणु शक्ति के उदय को लेकर है, जो उसके सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के लिए सीधा खतरा बन सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं हमें अमेरिका का दोहरा रवैया साफ दिखता है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। कैसे? देखिए, एक तरफ इजराइल है जिसने एनपीटी पर कभी हस्ताक्षर ही नहीं किए और आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार भी बनाए हैं। बिल्कुल, और अमेरिका उसके साथ मजबूत रिश्ते रखता है। दूसरी तरफ ईरान है जो संधि का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका से शक के आधार पर उस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाता है। तो ये दिखाता है कि असली मकसद शायद परमाणु अप्रसार से ज्यादा भू राजनीतिक नियंत्रण का है। सही पकड़ा आपने। असल मकसद है ईरान की अर्थव्यवस्था को इतना कमजोर कर देना कि लोग तंग आकर अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाए। जी हाँ, और वहां एक ऐसी सरकार आ सके जो अमेरिका के हितों के अनुकूल हो। और ईरान का जो अंदरूनी ढांचा है वो भी तो इस तनाव को और बढ़ाता है। हाँ, देश का नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक है। ये दोनों शब्द अपने आप में एक विरोधाभास पैदा करते हैं। रिपब्लिक मतलब जनता का शासन, राष्ट्रपति चुनाव से आएगा। और इस्लामिक का मतलब है कि अंतिम सत्ता धार्मिक विचारधारा की होगी। तो ईरान में एक चुने हुए राष्ट्रपति के ऊपर एक सुप्रीम लीडर होता है। जी, जिन्हें धार्मिक नेताओं का एक समूह चुनता है, और वो जीवन भर पद पर रहते हैं। असली ताकत उन्हीं के हाथ में है। ये लोकतांत्रिक और धार्मिक मूल्यों के बीच की खींचतान ईरान के समाज में लगातार तनाव पैदा करती है। इस पूरी तस्वीर में रूस कहाँ खड़ा है? मतलब अमेरिका अगर इतना कुछ चाहता है तो सीधे तौर पर सैन्य हस्तक्षेप क्यों नहीं कर देता? इसका सीधा जवाब है रूस। रूस ईरान के मौजूदा शासन का एक मजबूत समर्थक है। और इसकी वजह सिर्फ राजनीतिक नहीं होगी। नहीं, गहरी आर्थिक वजह भी है। रूस और ईरान मिलकर दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों को नियंत्रित करते हैं। भविष्य का ऊर्जा बाजार। बिल्कुल, भविष्य गैस पर बहुत हद तक निर्भर करेगा, और ये दोनों देश मिलकर उस बाजार पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं।
रूस का सैन्य और राजनीतिक समर्थन ही वो ढाल है जो ईरान को सीधे अमेरिकी हमले से बचाए हुए हैं। तो इस पूरे भू राजनीतिक शतरंज के खेल का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारत के लिए इसके 3 सीधे और गंभीर असर हो सकते हैं। पहला तो शायद ऊर्जा सुरक्षा है। हाँ, पहला हमारी ऊर्जा सुरक्षा। हम ईरान से तेल और गैस आयात करते हैं। किसी भी तरह की अस्थिरता हमारी आपूर्ति को बाधित कर सकती है। दूसरा हमारा रणनीतिक निवेश। चाबहार बंदरगाह। जी, हमने चाबहार में भारी निवेश किया है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने का हमारा रास्ता है। ईरान में अस्थिरता का मतलब है उस पूरे प्रोजेक्ट का भविष्य खतरे में पड़ना। और तीसरा? तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा। तो ईरान पर लगे ये अमेरिकी प्रतिबंध हमें सीधे एक बड़े मुद्दे पर लाते हैं, डॉलर के इस्तेमाल पर। हाँ, कैसे डॉलर को एक आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और शायद यही वो वजह है कि दुनिया भर में एक नई बगावत सुलग रही है डॉलर के राज के खिलाफ, जिसे डी-डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। डॉलर की इस बेताज बादशाहत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पेट्रो डॉलर सिस्टम। ये 1970s के दशक में शुरू हुआ था, है ना? हाँ, 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। क्या था वो समझौता? उसके तहत सऊदी अरब अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। बदले में अमेरिका सऊदी शाही परिवार को सैन्य सुरक्षा की गारंटी देगा। धीरे धीरे बाकी तेल उत्पादक देशों ने भी यही मॉडल अपना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया के किसी भी देश को तेल खरीदना है तो उसे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने होंगे। इससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रही, लेकिन इस समझौते का एक और पहलू था जो शायद इससे भी ज्यादा चालाकी भरा था। बिल्कुल, समझौते का दूसरा हिस्सा ये था कि सऊदी अरब तेल बेचकर जो अरबों डॉलर कमाएगा उसे वो वापस अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स और अमेरिकी बाजारों में निवेश करेगा। अच्छा, ये एक तरह का चक्कर था। दुनिया तेल के लिए डॉलर खरीदती और फिर तेल बेचने वाले देश उसी डॉलर से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फाइनेंस करते। मतलब अमेरिका को अपने बढ़ते बजट घाटे को पूरा करने के लिए एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत मिल गया। जी हाँ, लेकिन 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सब बदल गया। जब अमेरिका ने रूस को डॉलर सिस्टम से लगभग बाहर कर दिया, तब भारत और चीन जैसे कई बड़े देशों को खतरे की घंटी सुनाई दी। उन्हें एहसास हुआ कि डॉलर पर यह निर्भरता उनकी आर्थिक संप्रभुता के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका अपनी मुद्रा का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहा था, जिससे वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता था। यहीं से डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ी और देश अब आपस में अपनी मुद्राओं में व्यापार करने के रास्ते तलाश रहे हैं। हाँ, और ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, वो तो एक साझा मुद्रा बनाने की भी बात कर रहे हैं जो सीधे डॉलर को चुनौती दे सके। जी, और कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की हालिया आक्रामक व्यापार नीतियां, जैसे वेनेजुएला में हस्तक्षेप या भारत और ब्राजील जैसे देशों पर टैरिफ की धमकी देना, वो इसी बौखलाहट का नतीजा है। अमेरिका किसी भी कीमत पर पेट्रो डॉलर पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, क्योंकि यही उसके वैश्विक दबदबे की नींव है। इस व्यवस्था को चुनौती देना मतलब सीधे अमेरिकी ताकत को चुनौती देना है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे ईरान की गलियों से लेकर वैश्विक आर्थिक मंचों तक स्थापित नियमों को चुनौती दी जा रही है। लेकिन कभी-कभी तो चुनौती विज्ञान के सबसे बुनियादी नियमों को भी मिल जाती है। आप शायद पेम्बा इफेक्ट की बात कर रही हैं। हाँ, पेम्बा इफेक्ट। ये है क्या? ये विज्ञान की दुनिया की एक ऐसी पहेली है जो हमारी सामान्य समझ को पूरी तरह से झुठला देती है। ये इफेक्ट कहता है कि कुछ खास परिस्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में जल्दी जम सकता है। क्या? ये सुनने में ही इतना उल्टा लगता है। मतलब अगर मैं फ्रीजर में एक ट्रे में गर्म पानी रखूं और एक में ठंडा पानी, तो गर्म पानी वाली ट्रे पहले बर्फ बन सकती है। हाँ बिल्कुल, और ये कोई नई खोज नहीं है। अच्छा, इसका नाम तंजानिया के एक छात्र एरास्टो पेम्बा के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1960 के दशक में इसे फिर से दुनिया के सामने रखा। लेकिन इसका जिक्र अरस्तू और फ्रांसिस बेकन जैसे महान दार्शनिकों ने सदियों पहले किया था। ये तो भौतिकी के सामान्य नियमों को सीधी चुनौती है। जी, नियम तो यही कहते हैं कि किसी वस्तु को ठंडा होने के लिए उन सभी तापमानों से गुजरना होगा जो उसके और अंतिम तापमान के बीच में हैं। तो वैज्ञानिक इसका क्या कारण बताते हैं? कोई तो वजह होगी। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। आज सुपर कंप्यूटर के युग में भी इसका कोई एक सर्वमान्य जवाब नहीं है। कई सिद्धांत हैं। जैसे एक सिद्धांत कहता है कि गर्म पानी में वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन तेजी से होता है। इससे पानी की मात्रा कम हो जाती है और कम पानी जल्दी जमता है। दूसरा सिद्धांत पानी में घुली गैसों से जुड़ा है।
गर्म करने पर ये गैसें निकल जाती हैं, जिससे पानी के जमने का बिंदु बदल जाता है। लेकिन कोई एक ठोस जवाब नहीं है। नहीं, कोई भी एक सिद्धांत हर स्थिति में इसे पूरी तरह समझा नहीं पाया है। यह प्रकृति का एक ऐसा मजाक है जो हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी कितना कम जानते हैं। विज्ञान की इन पहेलियों की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी भारत कुछ पुराने ढरों को चुनौती देकर नए रास्ते तलाश रहा है। आप EFTA की बात कर रही हैं? हाँ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। भारत उसके साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशें तेज कर रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। EFTA में यूरोप के 4 बहुत अमीर देश हैं: आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। नहीं, इसलिए भारत इनके साथ अलग से समझौता कर रहा है। इसी सिलसिले में भारत के वाणिज्य मंत्री ने हाल ही में लिechtenstein का दौरा किया। लिechtenstein, ये एक बहुत छोटा देश है ना? बहुत छोटा। और इसके बारे में एक और अनोखी बात है, ये डबली लैंडलॉक्ड है। डबली लैंडलॉक्ड? ये तो मैंने पहली बार सुना है। इसका मतलब है कि वो देश खुद तो जमीन से घिरा है ही, उसके पड़ोसी देश भी जमीन से घिरे हैं। तो उसे समुद्र तक पहुंचने के लिए 2 देशों की सीमाओं को पार करना पड़ता होगा। आपने एकदम सही समझा। लिechtenstein के पड़ोसी हैं ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, और ये दोनों भी लैंडलॉक्ड हैं। ये किसी भी देश के व्यापार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? बहुत बड़ी। दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही देश हैं, दूसरा उज़्बेकिस्तान है। लेकिन इस भौगोलिक चुनौती के बावजूद लिechtenstein दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। तो भारत के लिए इस छोटे से समूह EFTA के साथ व्यापार समझौता इतना जरूरी क्यों है? यह EU जितना बड़ा बाजार तो नहीं है। ये भारत की बदलती व्यापार रणनीति को दिखाता है। भारत अब बड़े व्यापारिक गुटों के अलावा ऐसे छोटे लेकिन अमीर और टेक्नोलॉजी में उन्नत देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। और EFTA देश टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, खासकर स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी में। इस समझौते से भारत को इन क्षेत्रों में निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बड़ा फायदा मिल सकता है। तो ये दिखाता है कि भारत अब पारंपरिक व्यापारिक साझेदारों से आगे देख रहा है। जी, और स्थापित व्यवस्थाओं से हटकर नए अवसर तलाश रहा है। तो आज हमने ईरान में दशकों पुराने शासन को मिलती चुनौती से लेकर डॉलर के वैश्विक वर्चस्व की नींव हिलने तक की बात की। हमने पेम्बा इफेक्ट जैसे वैज्ञानिक विरोधाभास को समझा और देखा कि कैसे भारत व्यापार की दुनिया में नए रास्ते बना रहा है। हर जगह एक ही कहानी है, बदलाव की, चुनौती की। बिल्कुल। आज की चर्चा ये दिखाती है कि कैसे आर्थिक दबाव का इस्तेमाल राजनीतिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिए किया जाता है और कैसे देश अब इस दबाव का मुकाबला करने के लिए नए गठबंधन बना रहे हैं। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। हाँ, कि जब पुरानी स्थापित व्यवस्थाएं, चाहे वो राजनीतिक हों, आर्थिक हों या वैज्ञानिक, टूटती हैं, तो क्या जो नया आता है वो हमेशा बेहतर होता है, या फिर बदलाव के सुथल-पुथल में हम कुछ ऐसा खो देते हैं जिसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल हो? ये वो सवाल है जिस पर शायद सभी को सोचना चाहिए।